ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। इसकी भौगोलिक और जो जलवायु संबंधी चीजें हैं वो इसका बड़ा कारण है। अब आते हैं चक्रवात मोन्था का नामकरण, तो ये थाईलैंड ने किया है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और चलिए बात कर लेते हैं चक्रवात मोन्था के बारे में। ये समझेंगे कि चक्रवात आता कैसे है, क्यों बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, साइक्लोन्स फॉर्मेट कैसे होता है, उसके लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, और क्या भारत सरकार हमारी कर रही है इन साइक्लोन से बचने के लिए, और उसके लिए कौन कौन से हमारे पास नियम कायदे कानून हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को करेंगे हम डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरियरविल IAS पर। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और मैनी ऑफ यू आस्क अबाउट माई इंस्टाग्राम कि कहाँ पर हम आपको फॉलो करें, सो इसलिए मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम लिख दे रही हूँ। पॉजिटिव प्राची फॉर यू के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हो जाता है। तो वहाँ पर जो भी करंट न्यूज़ होती हैं या फिर जो भी अपडेट्स होते रहते हैं वो मैं सारा यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। सो इफ़ यू वांट तो आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि जब मैसेजेस आते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे ही लिख देना चाहिए। आगे आ जाते हैं। भारत का पूर्वी तट एक बार फिर प्रकृति की शक्ति का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन है चक्रवात मोन्था। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD इन शॉर्ट, इसके अनुसार ये बंगाल की खाड़ी में फॉर्मेट होगा। यहीं पर इसका डीप डिप्रेशन क्षेत्र हो जाता है, गहरा दबाव क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद ये पूरी तरीके से विकसित हुआ है आपका 28 अक्टूबर 2025 को, एंड करंट इज 29, और यहाँ पर विकसित होकर के गंभीर चक्रवाती तूफान बनकर के आगे बढ़ने लगेगा। अब इससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़, इन जैसे कई राज्यों में इसको महसूस किया जाएगा। तेज हवा चल सकती है, भारी बारिश होगी, तटीय बाढ़ या फिर समुद्री सैलाब जैसी जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। ना आगे आते हैं। ये जो चक्रवात है ये एक बार फिर ये सवाल उठाता है कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, विशेष रूप से अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, तो बार बार यहाँ पर चक्रवात क्यों आते हैं, और हमारी सरकार इससे बचने के लिए, भारत हमारा कितनी तैयारी कर रहा है या कितना तैयार है। अब समझते हैं चक्रवात क्या है। देखो, चक्रवात एक ऐसी वायुमंडलीय प्रणाली होती है जहां पर निम्न दबाव केंद्र के चारों ओर तेज हवाएं सर्पिल गति से चलती हैं, और ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध से वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वाली लाइन जो है ना, ये चक्रवात से जब रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यहां से शुरू कर लो आप कि जो उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूमती है आपकी क्लॉकवाइज। ये लाइन स्टेटमेंट में डाल करके आपकी पूछी जाती है, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज्योग्राफी में इस लाइन से बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लाइन एज इट इज लिखी होती है, और 5 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको बताना होता है। तो याद रखना भैया कि कहां पर कैसे घूमता है वो। चक्रवात के प्रकार के बारे में बात करें, इंडिया में जनरली आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही देखने को मिलेगा। ये आपका लगभग 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में आता है। रीजन गर्म समुद्री जल पर विकसित अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा के संचालन के कारण। इसके बाद आता है शीत कटिबंधीय, जो 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में ये शीत और गर्म वायु द्रव्यों के टकराव से उत्पन्न होता है। अब देखते हैं आगे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो गठन है या फिर फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। आगे बात कर लेते हैं। तो चक्रवात बनने की प्रक्रिया एक ऊष्मागतिक चक्र की तरह होती है, जिसमें गर्मी, नमी और वायुमंडलीय अस्थिरता तीनों का सम्मिलन होता है, तीनों की भूमिका होती है, और इन तीनों की वजह से ही आपका चक्रवात फॉर्मेट होता है। अब इसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं, तभी आपका चक्रवात फॉर्मेट होगा। सबसे पहले कि गर्म समुद्री सतह का तापमान होना चाहिए, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब आपका तापमान होगा तभी आपका जो ऊष्मा और वाष्प ऊर्जा है इसका मुख्य स्रोत ये बनेगा, एंड देन वहां पर आपके चक्रवात आएंगे। ये आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। उच्च आर्द्रता, जब हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी तो बादलों के निर्माण और निरंतर संवहन के लिए जरूरी है। कम वायु कटाव, तो ताकि ऊपर नीचे की हवाएं प्रणाली को तोड़ें। कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आपका जो चक्रवात होता है ना वो आगे बढ़ता है, वो मूव करता है, तो घूर्णन के लिए जरूरी है। पूर्व मौजूदा निम्न दबाव, ये प्रारंभिक केंद्र बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए गठन कैसे कैसे होता है। गठन ऐसे होता है कि भाई आप नॉर्मल ये समझिए कि ये एक समुद्र है, ठीक है, ये इसमें जल भरा हुआ है, बहुत छोटा सा मैं बना रही हूं,
स्पेस। अब जैसे ही इसके ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तो आप देखोगे कि जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस वाला इसने वो जो पैमाना है वो पार किया, तो अब ये ऊपर वाली जो लेयर है ये हवा में उठने लगेगी। हवा में उठकर क्यों? क्योंकि ये वाष्पित हो रही है ना, तो ये वाष्पित होकर के ऊपर जाना शुरू करेगी। ये इन दोनों के बीच में जो ऊपर वाली लेयर होती है और समुद्र, इसके बीच में गैप क्रिएट होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो हवा है, ये कौन सी हवा है भाई? ये गर्म हवा है ना जो ऊपर आ रही है। तो आसपास के इन्वायरमेंट में जो ठंडी हवा होती है ना, वो इस गैप को फिल करने लगती है। ये वाला गैप ये ठंडी हवा से फिल होने लगता है। एंड देन यहाँ पर आपका कोरोलिसिस फोर्स और जो लेटेंट हीट है ये वर्क करती है, इसके थ्रू यहाँ पर आपकी एक चक्रवात आई जो होती है वो बनती चली जाती है। और वो क्षेत्र हमेशा शांत रहता है। जो हमारा आई साइक्लोन की जो आई होती है वो बहुत शांत क्षेत्र होता है, बस इसके आसपास फिर हवाएं घूम करके आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो देखो, संवहन और बादल निर्माण। नम हवा ऊपर उठती है, तो जैसे ही मैंने बताया ना कि नम हवा जो होगी वो क्या होगी, वो ऊपर उठेगी और ठंडी होकर के बादल और वर्षा बनाती है। लुप्त ऊष्मा का विमोचन, संघनन से ऊर्जा निकलती है, चक्रवात को ईंधन इससे मिलता है। कोरोलिस फोर्स जो है, जो आपका इसके लिए वर्क करता है, ये प्रणाली को घूर्णन बढ़ा देता है और ये परिस्थिति स्थिर रहे तो चक्रवात तेज होकर के सीवियर साइक्लोन स्ट्रोम बन जाएगा। मोन्था के मामले में बात करते हैं तो 24 अक्टूबर को यहाँ पर इसका निम्न दबाव क्षेत्र देखा जाता है। इसके बाद 26 अक्टूबर को गहरा अवसाद उत्पन्न होता है। 27 को चक्रवाती तूफान का रूप ले लेता है। 28 को गंभीर चक्रवाती तूफान ये हमारा बन जाता है। बात करते हैं कि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा चक्रवात क्यों आते हैं, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। रीजन इज क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो अदर हमारे जो क्षेत्र है वहां से इसके यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है, इस वजह से भी। सो बंगाल की खाड़ी का पानी उथला है और जल्दी गर्म हो जाता है इस वजह से, ठीक है। ये लंबे समय तक ऊष्मा संचित रखता है जिससे कि ऊर्जा लगातार उपलब्ध रहती है आपके चक्रवात बनाने के लिए। मानसूनी हवाएं नमी लेकर के आती हैं जो कि संवहन को बढ़ा देती हैं। खाड़ी का जो फनल है ये आकार वैसे है, फनल जैसा है। तो जो जितने भी चक्रवात आते हैं तो वो चक्रवात खाड़ी भारत की तरफ ढकेल देती है। मौसमी प्रभाव, सो प्री मानसून, पोस्ट मानसून, इस तरीके की स्थितियां रहती है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। एक वैश्विक वायुमंडलीय तरंग होती है जिसको हम कहते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। ये तरंग बंगाल की खाड़ी में निर्माण की संभावना बनाती है कि चक्रवात बनेगा, वो यहाँ पे मौजूद रहती है। बढ़ती एसएसटी जिसको सी सरफेस टेम्परेचर कहते हैं और ग्रीन हाउस गैस, इसकी वजह से भी अब दोगुनी आपकी ये संभावना हो गई है कि चक्रवात आते रहेंगे। अब आते हैं चक्रवात मोन्था का नामकरण। तो ये थाईलैंड ने किया है इसका नामकरण। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि नामकरण किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। थाई भाषा में अगर हम समझे इसका मतलब क्या है तो सुगंधित फूल या फिर सुंदर पुष्प को मोन्थाई बोला जाता है। मर गई मैं। आगे आते हैं नामकरण की प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र की संस्था WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ESCAP यानी कि इकोनॉमिक सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक के पैनल और ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा नाम तय किए जाते हैं। 13 सदस्य देश हैं, ये एक एक करके अपने अपने नाम देंगे एंड देन फिर नंबर वाइज इनके नामों को चूज किया जाएगा। इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन है। तो इनके नामों की लिस्ट ऑलरेडी बना के रख ली है संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त सूची में है। अब जैसे जैसे ना नंबर वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है कि अब इसका फिर इसका नाम चूज किया जाएगा। तो इस बार जो बारी थी ना वो थाईलैंड की थी, THI। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ये चूज करेंगे कि आगे क्या होता है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती रहेंगी। नामकरण का उद्देश्य तो संचार और जो संचार चेतावनी उसको सरल बनाना, कई समानांतर प्रणालियों को भ्रम से बचाना और सार्वजनिक जागरूकता बनाए रखना। चक्रवात मोन्था के संभावित प्रभाव तो अत्यधिक वर्षा होगी, लहरें 1 से 2 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं जिससे आसपास का जो जलभराव है वो उत्पन्न करेगा। झुग्गी झोपड़ियां टूट सकती हैं, बिजली नहीं आने वाली है। अब किसानों को इसमें सबसे ज्यादा झेलना पड़ेगा, मत्स्य पालक, तटीय, उन सबका जाना बंद कर दिया है, जो मार्ग है वो प्रभावित हो जाएंगे। NDRF SDRF की टीम लगाई गई है, निकासी राहत चल रहा है, मछुआरे नहीं जाएंगे, स्कूल कॉलेज हमारे बंद हैं। भारत इसके लिए क्या करता है तो हमारे पास कुछ फोर्सेज हैं जैसे कि NDMA, IMD, NDRF, ICOIS और ये हमारी सर्विसेज होती हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हमारे पास इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है और इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन हो जाता है। ये सभी मिलकर के ये जो स्थिति है इससे कोप अप करने की कोशिश करती हैं। नाउ इनसैट और एससैट्स उपग्रह से यहाँ पे सटीक हमें निगरानी मिलती है।
संवाद और मौसम जैसे ऐप हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं। IMD साइक्लोन वार्निंग डिवीजन एस्टेब्लिश किया गया है जो कि नाउ कास्टिंग सिस्टम पे आधारित है, जो उस समय की प्रेजेंट सिचुएशन बताती रहती है। सेंडी फ्रेमवर्क है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। कोस्टल रेगुलेशन जोन हमने बना करके रखा गया है। जलवायु प्रतिरोध अवसंरचना विकसित करना हमारा सबसे बड़ा मोटिव है दीर्घकालिक अगर दृष्टिकोण की बात करें तो। प्लस हमें मैंग्रोव और वेस्टर्न वेटलैंड जो है उनको संरक्षण करना है, तटीय जोन योजना लेकर के आनी है, शिक्षा समुदाय जागरूकता, जलवायु वित्त, इस पर हमें काम करना है फ्यूचर में। लास्ट में क्वेश्चन है कि हाल ही में आया मोन्था चक्रवात कहाँ बना? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अंडमान महासागर। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।